Hello students, my name is Arvind and you are watching Social Mantra. Now today we will discuss about the most interesting topic BRICS. स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसका नाम है ब्रिक्स. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सुना होगा ब्रिक्स के बारे में और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रिक्स के बारे में सुन रहे होंगे कि ब्रिक्स होता क्या है. ब्रिक्स बेसिकली आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके नेम के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं. ठीक है ना. जैसे ब्रिक्स, BRICS, इसके जो मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं, उसमें से देखो उस कंट्री का जो फर्स्ट नेम है इंग्लिश में, फर्स्ट लेटर है कंट्री के नेम का, वो उसी से लिया गया है. B मतलब ब्राज़ील, R मतलब रसिया, I मीन्स इंडिया, C मीन्स चाइना एंड S मीन्स साउथ अफ्रीका. तो बेसिकली आपकी ये कंट्री है, फाउंडर कंट्रीज़ हैं. आज कंप्लीटली मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ब्रिक्स कैसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ टू वर्क इन इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ मनीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा. तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए. लेट्स सी स्टार्ट. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है आज का ब्रिक्स. मैक्सिमम स्टूडेंट ने ब्रिक्स के बारे में सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड नया होगा. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिक्स बेसिकली क्या है. ठीक है. तो ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. ये 5 कंट्री से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. कितनी कंट्री से मिलकर बना हुआ है? 5 कंट्री. तो आपको थोड़ा प्रीवियस इसकी नॉलेज दे देता हूँ. तो ब्रिक्स एक न्यू नेम है. इसमें जो एस है यानी साउथ अफ्रीका, ये पहले ऐड नहीं था. ये ऐड कब हुआ है ये आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं ब्रिक्स का पहला पुराना नाम इसका ब्रिक है. क्या है इसका नाम? ब्रिक, BRIC, ब्रिक. अब यहाँ पे देखो, ब्रिक्स एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 5 कंट्रीज इसमें. हर कंट्री का जो इंग्लिश में नेम है उसका फर्स्ट लेटर इसमें यहाँ पे मेंशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है. यानी B मतलब ब्राज़ील, R मीन्स रसिया, I मीन्स इंडिया, C मीन्स चाइना एंड S मीन्स साउथ अफ्रीका. अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन बना कब. ये ऑर्गेनाइजेशन आपका फॉर्म हुआ है 2009 में. 2009 में इसकी स्थापना हुई थी. किस में हुई थी? 2009 में. 2009 में ये फॉर्म हुआ था आपका ब्रिक. ठीक है. ब्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपका ये है. ठीक है. बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका इसमें ऐड नहीं था. साउथ अफ्रीका बाद में इसमें ऐड हुआ है, वो आपको बताऊंगा मैं. कि साउथ अफ्रीका इन 2010 24 दिसंबर यानी 24 दिसंबर 2010 यानी 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें एज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स ये बना था. ठीक है. कंफर्म है? क्लियर है? नेक्स्ट है आपका दी पाथ टू 2050 यानी 2050 तक का इनका पूरा रिकॉर्ड है कि 2050 तक ये क्या करेंगे, क्या इम्प्रूवमेंट होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया
ब्रिक्स एक उभरती हुई इकोनॉमी है, एक एक्सप्लॉयड होती हुई अर्थव्यवस्था है। ये ऐसे देशों का ग्रुप है, यूनाइट है, जो पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर एक तरह से मैक्सिमम इकोनॉमी या जीडीपी में इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे ऑलरेडी ब्रिक्स अमाउंट फॉर, अब क्या क्या चीज़ें देखो उसके बारे में बताते हैं। 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी इन्हीं 5 देशों के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी आप कह सकते हो 50% पॉपुलेशन इन्हीं 5 देशों के अंदर रहती है। आपको पता है चाइना के बाद इंडिया, रसिया, ये सारी पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इसी बेसिस पे 46% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो इन्हीं 5 कंट्री के अंदर रहती है। तो एक तरह से पॉपुलेशन एज ए स्ट्रेंथ है, एक पावर है। नेक्स्ट है आपका 25.9% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। पूरे वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें से 26% भौगोलिक क्षेत्र यानी जोग्राफिकल एरिया सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रियों के पास है। ठीक है, कितना? 26% जो जोग्राफिकल एरिया है वो सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रीज के पास है। नेक्स्ट है आपका 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। इन 5 कंट्रियों के पास मैक्सिमम जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 30% इन्हीं के पास है। ठीक है ना, जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, ये इनका 30% ऑल ओवर वर्ल्ड का इन्हीं के पास है। तो 3 यहाँ पे एज ए फैक्ट है। पॉपुलेशन 50% हम कह सकते हैं, ठीक है, 26% जोग्राफिकल एरिया है इन 5 कंट्रीज के पास, और 30% जो है ग्लोबल जीडीपी है। ठीक है, अब 2050 तक ये क्या करने वाले हैं ये बताने वाला हूं मैं आपको। बाय 2050 ब्रिक्स कंट्री एक्सेप्टेड टू अकाउंट 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, यानी 2050 तक ये 5 कंट्री मिलके पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 60% सिर्फ इन्हीं के पास होगा। ठीक है ना, यानी एक ये अचीवमेंट प्राप्त करने वाले हैं 2050 तक, यानी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनने वाली है। ब्रिक्स के जो मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया भी है, तो एक खुश होने वाली बात है कि इंडिया भी इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ब्रिक्स कुड बी लार्जर इकोनॉमी देन द यूनाइटेड स्टेट एंड द डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ यूरोप विद इन 40 ईयर। ब्रिक्स जो है आगे आने वाले टाइम पीरियड में, यानी 40 साल के अंदर यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप की जो इकोनॉमी है इसको पीछे छोड़ के वो एक अपने आप में लार्ज इकोनॉमी बन जाएगी। जैसे आपने लास्ट वाले पॉइंट में 2050 तक इसमें मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना एंड इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स डोमिनेंट सप्लायर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपको भी पता है कि इंडिया रैंकिंग वाइज सर्विसेज में बहुत आगे हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप देखते हो कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में डॉक्टर्स, इंजीनियर सारे इंडियंस ही होते हैं। ठीक है ना, और एक अच्छा मैन्युफैक्चर्ड गुड सप्लायर्स भी बन सकता है इन फ्यूचर। चाइना तो ऑलरेडी है, ये आपको पता है। तो इंडिया और चाइना जो है ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर। ब्राज़ील एंड रसिया विल बिकम डोमिनेंट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपको पता है कि ब्राज़ील के अंदर और रसिया के अंदर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। आपका रॉ मटेरियल मीन्स आपका मिनरल्स भी हो गया। आपका ब्राज़ील आपको पता है कि कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स आपके ब्राज़ील एंड रसिया में, तो एक डोमिनेंट बन सकता है, इसका एक दबदबा बन सकता है पूरे वर्ल्ड में
बिकॉज ऑफ इसके पास मैक्सिमम रॉ मटेरियल है दोनों कंट्रीज़ के पास, ब्राज़ील एंड रसिया के पास। इंडिया के पास सर्विसेज है एंड गुड्स है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। और रसिया एंड ब्राज़ील के पास क्या है, रॉ मटेरियल। तो एक अच्छा सप्लायर बन सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब स्टेप बाय स्टेप हम कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि किस कंट्री के पास क्या चीज़ है जिस बेसिस पे वो आगे बढ़ सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ब्राज़ील 10th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी लास्ट सेंचुरी। पिछले 100 साल में अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रोविंग इकोनॉमी जो है 10th फास्टेस्ट ग्रोविंग, सबसे लगातार बढ़ने वाली जो इकोनॉमी वो ब्राज़ील की है 10th, ठीक है। इसके बाद है एक्सट्रीमली रिच इन रिसोर्सेज, ये आपको पता है, ये मैंने अभी करंट में आपको बताया, ब्राज़ील एंड रसिया दोनों के पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिच इन रिसोर्सेज सच एज कॉफ़ी जो मैंने आपको बताया, शुगर केन, क्रूड ऑयल एंड आयरन, तो ये चीज़ें इसके पास बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में इन रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट आपका फोकस ऑन इक्विटेबल डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रिड्यूसिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो फोकस करेगा क्योंकि आपको पता है ब्राज़ील ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज है, बट वो क्या कर सकता है, कंटिन्यू डेवलपमेंट करके, ठीक है ना, वो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है अपनी कंट्री की, उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको कम कर सकता है इन फ्यूचर। फोर्थ है ब्राज़ील का, ब्राज़ील टुडे इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द ब्रिक, ठीक है, ब्रिक्स सो फार एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको एफडीआई कहते हैं। एफडीआई का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी अदर कंट्री में इन्वेस्ट करती है, ठीक है ना, जैसे आपको पता है एफडीआई हमारे मेडिकल फील्ड में भी एफडीआई है, मैक्सिमम इक्विपमेंट, जैसे अभी आपको पता है कोविड-19 का टाइम पीरियड है, तो मैक्सिमम जो टेस्टिंग किट्स है वो अलग अलग कंट्री से क्या करते हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, क्योंकि विदेशी जो कंपनी है वो हमारी कंट्री में आके क्या करती है, वो आपका इन्वेस्ट करती है और डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट जिस कंट्री के बारे में हम बात करते हैं, रसिया। 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज, 20% वर्ल्ड की जो गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज इसके पास रिजर्व्स है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा इसके पास अमाउंट है जो गैस और ऑयल का। इसके बाद है सेकंड, फॉल इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो बीपीएल होते हैं, इसमें धीरे धीरे वो क्या है, मैक्सिमम जो नंबर है ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इसी बेसिस पे। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर मार्केट ऑफ ओवर 140 मिलियन पीपल, जो उनकी कंज्यूमर मार्केट है वो 140 मिलियन पीपल्स की है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 68% ऑफ पीपल कम्स अंडर मिडल इनकम ग्रुप, यानी 68% ऑफ जो पीपल है वहाँ पे मिडल इनकम ग्रुप में आती है, यानी मिडल क्लास में आती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि रसिया के अंदर मिडल क्लास जो फैमिली है वो 68% है। हाईली एजुकेटेड वर्क फोर्स इज़ अवेलेबल, रसिया के अंदर मैक्सिमम जो पीपल्स हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं और वर्क फोर्स इज़ अवेलेबल, और बहुत मेहनती लोग होते हैं, जैसे आपको पता है जिम्नास्ट हो गया, ठीक है ना, ये सारे लोग बहुत मतलब फोर्स और लगाते हैं वर्क में, बहुत ज़्यादा इनके अंदर स्टैमिना होता है, फिजिकल स्टैमिना, तो इस बेसिस पे वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील एंड एल्युमिनियम, के थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के पूरे वर्ल्ड के अंदर थर्ड नंबर पे आता है ये एल्युमिनियम एंड स्टील का एक्सपोर्ट करने में, ठीक है ना। तो एक तरह से अभी तक हमने सिर्फ 2 ही कंट्री के बारे में पढ़ा और हमें पता चल गया कि एक स्ट्रॉन्ग पावर है दोनों कंट्रीज, ठीक है ना, रॉ मटेरियल बेसिस पे।
अब इंडिया की बात करते हैं तो पहली जो पावर है इंडिया की वो उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है ना। पॉपुलेशन बेसिस पे आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस बेसिस पे भी वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकंड है आपका लार्जेस्ट लेबर फोर्स, इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो है आपका लार्जेस्ट लेबर फोर्स है, लोग वर्क करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका होल्ड सेकंड प्लेस फॉलो बाय चाइना इन ब्रिक्स। सेकंड जो है आपका चाइना के बाद इंडिया का ही डोमिनेंस आता है ब्रिक्स के अंदर, यानी दूसरी जो पावर बनती है ब्रिक्स में वो चाइना के बाद इंडिया की है, यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया ब्रिक्स के अंदर। इस बेसिस पे भी अब अप्रॉक्स 2.5 मिलियन कॉलेज ग्रेजुएट पर ईयर, तो यहाँ पे मेंशन है कि 2.5 मिलियन कॉलेज ग्रेजुएट पर ईयर, हर साल 2.5 मिलियन जो पीपल्स हैं यहाँ पे जो है ग्रेजुएट बेसिकली यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कॉलेज ग्रेजुएट पर ईयर। उसके बाद है ब्रॉड नॉलेज इकोनॉमी, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर लोगों के अंदर एक इकोनॉमी को लेकर काफ़ी नॉलेज होती है, इस बेसिस पे भी। नेक्स्ट है चाइना, आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के टाइम पीरियड में, अमेरिका के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो चाइना का है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन दी लैंड साइज पे थर्ड नंबर पे। चाइना इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स। ओके, 30% ऑफ पीपल कम अंडर मिडल इनकम ग्रुप, यहाँ पे देखो बहुत कम लोग हैं जो मिडल इनकम बेसिस पे वर्क करते हैं, 13%, सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मिडल इनकम को लेकर वर्क करते हैं। होल्ड्स मोर देन 3 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स, तो यहाँ पे बोला है 3 ट्रिलियन, एक बहुत बड़ा यहाँ पे नंबर है ये, ठीक है ना। फॉरेक्स रिजर्व्स यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है आपका द प्राइवेट सेक्टर इन द मेन ड्राइव ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। चाइना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो उसकी ग्रो हुई है इकोनॉमी, उसका मेन रीज़न है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मैंने आपको बताया था कि लास्ट में यानी 2010 में एज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स बना था। तो यहाँ पे है दी साउथ अफ्रीका इकोनॉमी इज़ दी 23rd लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, यानी 23 नंबर की इकोनॉमी आती है अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। इन्फ्लेक्शन इज़ बिलो 6.6 एंड फेलिंग, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन यानी ज़्यादा नुकसान नहीं है, ज़्यादा घाटा नहीं है, अगर हम बात करते हैं 6.6% है, ठीक है। तो इंडिया भी इसी लेवल पे आता है। 25% ऑफ गुड्स प्रोडक्ट इन साउथ अफ्रीका आर फॉर एक्सपोर्ट, यानी 25% ऑफ गुड्स जो है वो साउथ अफ्रीका क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट जो है आपका रिचेस्ट इन द टर्म ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं अफ्रीका के अंदर। ये सम डाटाज हैं ब्रिक्स का मेजर डेवलपमेंट इकोनॉमी को लेकर। तो यहाँ पे देखो जैसे परसेंटेज है ग्रोथ की, और यहाँ पे ईयर मेंशन है 2001 से लेकर 11 और 10 से लेकर 14 के बीच में। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड इकोनॉमी का एक डाटा है। ब्राज़ील की अगर 2010 से 14 के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे कम है 2010 से इसके बीच में, अब 2001 से 11 के बीच में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप देखोगे इंडिया का भी नंबर यहाँ पे है, तो इंडिया की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, चाइना के बाद। ओके, अब थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, इसको क्यों बनाया गया है। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का डोमिनेंस है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो
मैक्सिमम कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराते हैं और इन्हीं का डोमिनेंस है। यानी डिपेंडेंसी सिर्फ हमारी दो ही के पास है, एक वर्ल्ड बैंक और एक आपका IMF, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अब एक अल्टरनेट होना चाहिए था, एक विकल्प होना चाहिए था लोगों के